डे रीडर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अगर मैं नावल कुछ है मैं ठीक तरीके से ना पढ़ूँ तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए नावल की तरफ बढ़ते हैं। सूरज की नारंगी किरणें हर सू फैली हुई थी। सूरज डूबने के करीब था। यूँ मालूम होता था जैसे लाल वज़रत खोला आसमान पर रखा गया हो। हल्की हल्की हवा बड़ी भली महसूस हो रही थी। हादी ने सूरज की तरफ देखा, फिर एक गहरा सांस लेकर ट्रैक्टर का गियर बदला था, जिससे ट्रैक्टर के स्पीड में इजाफा हुआ था। जो ही इसने मोड़ काटा, इसे कुछ फासले पर एक लड़की जाती हुई दिखाई दी थी। इसने इर्द गिर्द देखा तो इसे दूर दूर तक कोई ना दिखाई दिया था। इसने हाथ झटक घड़ी पर टाइम देखा। इतने में ट्रैक्टर लड़की के करीब पहुंच चुका था। लड़की ने जो ही ट्रैक्टर की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपना गुलाबी दुपट्टा, जिस पर सफ़ेद सब्ज कढ़ाई की हुई थी, मुंह की तरफ खींचा और तेज से कदम लेने लगी थी। हादी ये देखकर मुस्कुराया था, फिर इसके करीब जाकर ट्रैक्टर रोका और इसे पुकारा था, नूर। वो 2 कदम चली तो इसने फिर से पुकारा था, नूर। 1 मिनट रुका। वो आवाज़ सुनकर रुकी थी। वो इस आवाज़ को हज़ारों में पहचान सकती थी। फिर क्यों ना रुकती। आ जाओ। रुक क्यों गई हो? हादी बोला था, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वो हिचकिचाते हुए बोली थी, आ जाओ भैया, खुद लेके जाऊँ। महम सा मुस्कुराहट दबाकर बोला था। वो लम्हा भर कर मुस्कुराई थी। दाएं रुखसार पर पड़ने वाले डिंपल बेहद भला महसूस हुआ था। आगे बढ़ी और ट्रैक्टर को देखा किस तरह से ऊपर चढ़े। हादी ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। झिझकते हुए इसने हाथ पकड़ा और ऊपर चढ़ गई थी। टायरों के ऊपर बनी हुई सीट पर हादी की तरफ मुंह करके बैठ गई थी। हादी ने इसे देखा और शरारत भरे अंदाज में कहा था, ख्याल से बैठना, यूं ना हो कि नीचे गिर जाए और कोई चोट वगैरह लग जाए और तुम्हारा अब्बा मेरा सर फाड़ दे। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुंह फैलाकर बोली थी। अच्छा जी, यानी वो भोली भाली नूर अब गांव में नहीं रही, जो दिन रात मुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी। और मैं बेचारा, वो आखिर में मासूम सा मुंह बनाकर बोला था। क्या बेचारा? हाँ, आगे बोलो ज़रा। वो हाथ लहरा कर बोली थी। और मैं बेचारा आए दिन चचा से मार खाता रहता था, और वो भी इस नूर की वजह से। इस मासूम भरे लहजे में बोला था। अच्छा कहने के साथ इसने इसके कंधे पर मुखर रसीद किया था। हाय ज़ालिम, तुम्हारे तो हाथ ही बड़े भारी हैं। मैं तो पूरी ज़िंदगी मार खाते खाते मर जाऊंगा। तेजी से कंधे सहलाते हुए बोला था। इसकी बात सुनकर वह खिलखिला के हंसती थी। अरे अरे, ट्रैक्टर को तो रोका भाई, क्या घर में जाने का इरादा नहीं है? दिल तो यही कर रहा है कि घर से बाहर गुजार दूं, यूं ही तुम्हें साथ लेकर। हुमायूं ने शरारत से बोला था, तो साथ ही ट्रैक्टर रोक भी दिया था। वो सुनी अनसुनी करती घर में दाखिल हो गई थी, और वो भी गाड़ी को गैराज में खड़ा करने के बाद इसकी तलकीद में अंदर चल दिया था। हसन साहब के 2 ही बेटे थे, एक मोहम्मद अली, दूसरा हनान अली। दोनों की शादी इसने एक साथ बड़े धूमधाम से की थी। इनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, जिन पर सारा काम वो और मोहम्मद अली मिलकर करते थे, जबकि हसन अली का छोटा बेटा हनान अली कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाता था। मोहम्मद अली और समरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हाथी रखा था। इनके 1 साल बाद हनान अली और आमना के यहाँ एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम नूर रखा था। जब हादी 7 साल का था और नूर 6 साल की थी, तो एक दिन हसन साहब ज़मीनों से लौटे और फिर जो सोए तो उठे ही नहीं। इसका असर सब घर वालों पर पड़ा था। अब सारा ज़मीनों का काम मोहम्मद अली संभालने लगे थे। हाथी 11 साल नूर ने इसे पुकारा था। इसने सारी नज़र से इसे देखा। सुबह का वक्त था और वो दोनों स्कूल जा रहे थे, तो वो दोनों 5वीं जमात में पढ़ रहे थे। इसने अमरूद के दरख्त की तरफ इशारा किया तो वो नासमझी से इसकी तरफ देखने लगा था। वो फवई, मुझे ही देखते रहोगे कि उतार के दोगे भी? वो गुस्से और झंझलाहट भरे अंदाज में बोली थी। क्या उतार के दो? वो भोलेपन से बोला था, मेरा सर। वो गुस्से से बोली, एक तो तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात नहीं आती। मुझे तो लगता है अल्लाह पाक ने तुम्हारी इस खोपड़ी में दिमाग की बजाय भूसा भर दिया है। वो हाथ इसके सर पर दबाव देते हुए बोली थी, अब मेरा मुंह की तकते रहोगे और तब तक चाचा शीदा भी आ जाएगा। जल्दी से 5-6 अमरूद को तोड़ के लाओ, फिर मिलकर खाएंगे। इसके हिचकिचाने पर वो बच्चों की तरह पुचकारते हुए बोली थी, चांद नहीं हूँ मेरे, देखो चांद तो तारे तोड़ कर देखो, चांद तो उतार दिया करते हैं ना। जल्दी जल्दी उतार के लाओ, स्कूल से देर हो जाएगी वरना। फिर इसे चढ़ते ही बनी और इसने जो अमरूद तो उतारे वो नूर ने अपने बैग में ठूस लिए थे और शहाना अंदाज में बोलती हुई चलती थी, अब आ जाओ, मैं जा रही हूँ। अभी वो दरख्त से उतर ही रहा था कि इसे भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी, यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? जी कुछ नहीं। इसे लगा जैसे इसका हल्का खुश्क हो गया। हादी ने इसकी तरफ देखा, जिसने अपने ही कदम जितना लंबा डंडा उठा रखा था। इसके बदन पर सफ़ेद बनियान और लूंगी थी। इसकी सुर्ख बड़ी आंखें से खौफजदा बना रही थी। इसने अपनी सुर्ख आंखें इधर उधर घुमाई थी। कहाँ जा रहे हो? इसकी भारी आवाज़ फिर से सुनाई दी थी। वो हकला गया था। क्या वो मैं किलट लगा रखी है? वो गहरे लोग नज़रों से देखते हुए बोली थी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आधी खौफजदा लहजे में बोला था। इसका खौफ की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आज पहली और आखिरी बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा अगर अमरूद तोड़ने की कोशिश की तो वो इसे उंगली से वार्न करते बोला था। वो जाओ यहाँ से।
मैं जल्दी से मुड़ा और अपना जूता पहना और बैग उठाकर जाने ही लगा था कि फिर से बोला था, 1 मिनट रुको। वो खौफजदा नजरों से देखने लगा था। वो अमरूद उठाकर लेकर जाओ। इसने एक गिरे हुए अमरूद की तरफ इशारा किया। हादी ने अमरूद उठाया, स्कूल की तरफ चल दिया। इसके जाने के बाद वो मूंछों को ताव देते मुस्कुराया था। हादी कुछ ही देर बाद इसके करीब जा पहुंचा। इसको नूर ने एक ही अमरूद न दिया। हादी ने सिर्फ वही अमरूद दिखाया जो कि चाचा शीदो ने इसे दिया था। नूर एक शरारती और लड़ने झगड़ने वाली लड़की थी, जबकि हादी इन कामों से दूर भागता था। 5वीं क्लास में इनका शानदार रिजल्ट आया था। गांव भर में मिठाइयाँ बांटी गई थी। इसके बाद वो शहर में पढ़ने के लिए चाहते थे। इन्हें एक ड्राइवर सफ़ेद चमचमाती गाड़ी में रोजाना छोड़ने आता था। मैट्रिक के बाद नूर को घर बैठाने का कहा गया था, मगर हादी की कोशिशों से वो आगे पढ़ने भी जाने लगी थी। वो दोनों मोटरसाइकिल पर कॉलेज जाते थे और नूर इसे रास्ते भर में हंसाती रहती थी। हनान अली आज ज़मीन देखने के लिए आए तो मोहम्मद अली भी साथ ही थे। इसने इसको सारी ज़मीनें दिखाई। फिर वो दोनों ट्यूबवेल पर आकर बैठ गए थे। इसके ठंडे पानी से हाथ मुँह धोया। फिर मोहम्मद अली ने इससे इसके कारोबार के सिलसिले में पूछने लगा। फिर वो बोला, हनान मेरे भाई, मेरे मरने जीने का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आज हूँ कल नहीं। मैं अपना हाथी तुम्हारे सपुर्द करना चाहता हूँ। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? परेशान हो गया था। क्या आप अपनी इस कदर लायक बेटी मेरे नालायक बेटे के लिए दे सकते हैं? वो बोला तो सिर्फ इतना था, अरे तुम्हारा बेटा तो हीरा है। हीरा कौन इससे बेटी नहीं देना चाहेगा? मुझे रिश्ता दिलो जान से कबूल है। हनान अली खुश हुआ था। तो ठीक है, इस जुम्मे के मुबारक दिन में मंगनी की रस्म अदा कर लेते हैं। मोहम्मद अली ने हनान से कहा था। ठीक है, बड़ी धूमधाम से इनकी मंगनी की गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ज़माना इनकी इस खुशी को जल्द अज जल्द निकल लेगा, क्योंकि ज़माना किसी की भी खुशी को नहीं देख सकता। इसकी वजह से इनकी खुशी को भी गम में तब्दील कर देता है। लगा लो रटे जितने भी लगाने हों, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। हाथी जो अभी अभी ऊपर वाली मंजिल पर आया था, इसे रटे लगाते देखकर बोला था। वो दोनों अब सेकंड ईयर के ताल्बे इल्म थे। इसने एक गुस्सैली निगाह इस पर डाली और फिर इसे रटे लगाने में मसरूफ होगी। हाथी ने इसका जायजा लिया। वो गंदमी रंगत की पुरकशिश लड़की थी, जिसकी स्याह आंखें, जिस पर दराज मुड़ी हुई पलकें जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी, तेज सुर्ख रेशमी दुपट्टा सर पर पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा बार बार उतर रहा था, जिसे वो फिर से सर पर टकाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके स्याह बाल रटों की सूरत में इसके चेहरे का तवाफ कर रहे थे, जिसे वो बार-बार कानों के पीछे कर रही थी। इसके बाल कमर से नीचे तक आ रहे थे, जिसकी वो ज़्यादातर चोटी बनाए रखती थी। हादी के लब अपने आप मुस्कुराए थे। इस वक्त नूर ने इसे देखा, जो इसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मसला है तुम्हें? दांत क्यों निकाल रहे हो? वो बोली, जिस पर हादी और ज़्यादा मुस्कुराया था। वो इसने बाएं हाथ की शहादत की उंगली से इसके चेहरे की तरफ इशारा किया था। क्या? वो इसने बाल पीछे करते पूछा था। एक तो तुम्हारी इस खोपड़ी में छोटी सी बात नहीं आती। मुझे तो लगता है अल्लाह पाक ने तुम्हारी इस खोपड़ी में दिमाग की बजाय भूसा भरा है। इसने इसकी सालों पहली बात को लफ्ज़ पर लफ्ज़ दोहराया था। पहले तो ना समझी क्या में इसे देखती रही, फिर जब समझ में आई तो फिर बोली, अच्छा। वो गुस्से से बोलती इसकी तरफ दौड़ी थी। हादी ने देखा तो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और तीन चार सीढ़ियों को एक साथ अबूर करता चला गया। वो भी जल्दी जल्दी इसके पीछे उतरने लगी। अभी हादी सीढ़ी से उतर कर थोड़ा दूर ही गया था कि आने वाले शख्स से टकरा गया। जल्दी से पीछे हुआ, देखा तो हनान अली गुस्से से देख रहे थे। एक तो हादी साहब, आपको हर वक्त जल्दी होती है। अब ये सारे कागजात उठाओ और इन्हें तरतीब दो। बड़ी मुश्किल से तरतीब दिए थे मैंने, और आपके एक झटके से बिखर गए। इसने किसी का गुस्सा हाथी पर निकाला था। वैसे ही बात है, अगर किसी को गुस्सा दूसरे पर हो और आके कोई और मिल जाए और फिर वो कोई बात कह दे, तो फिर वो सारा गुस्सा इसी पर अंडेल दिया जाता है। गुस्से का ग्राफ भी 100 ऊपर होने की बजाय 500 तक चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह हाथी के साथ भी हुआ था। हाथी ने मुंह बनाकर नूर की तरफ देखा, जो उसने मुंह चढ़ाए सीढ़ी की तरफ चढ़ गई थी, जबकि हाथी इस नई मुसीबत में फंस गया था। साथ साथ हनान अली इससे गुस्से भरी कलमात भी सुनने लगा था। पेपर हो चुके थे और अब रिजल्ट आने का इंतजार था, जिसके लिए बेहद दुआएं और मन्नतें मांगी जा रही थी। हादी सुबह सवेरे सैर और वर्जिश करने चला गया था। फिर करने के बाद खेतों में काम करने चला जाता था। इस दिन जब सुबह सवेरे वो जाने के लिए तैयार हो रहा था, नूर इसके पास आकर बोली थी, मैं भी चलो तुम्हारे साथ। इसके हाथ लम्हे भर कर रुके थे। फिर इसने नूर की तरफ देखा। क्या करोगी? वहां जाकर उस वाले नजर से देखते बोला था। कुछ भी कर लूंगी। वो सीधा खड़ा हुआ और परसों नजर इस पर गाड़ दी थी। अगर नहीं लेकर जाना तो साफ साफ कह दो। सोच क्यों रहे हो? मुंह फुलाकर बोली थी। ये देखकर वो मुस्कुराया और उसे मुस्कुराता देखकर पैर पर रख के चल दी थी। अरे रुको तो। वो भी इसके पीछे लिपका था। वो सुनी अनसुनी करते कमरे में चली गई थी। दरवाजा बंद करने लगी जब हाथी बोला था, नूर बात तो सुनो। दरवाजा खोलते ही वो बोला था, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था। और वो क्या था जो अपने दांतों की नुमाइश कर रहे थे? बोलो। वो गुस्से से बोली थी, देखो नूर, तुम चल रही हो या नहीं? वो टाइम देखते बोला था, आना हो तो तुम तो आ जाओ। कहने के साथ ही वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो चंद लम्हे से घूरती रही, फिर इसकी तलकीद में निकल पड़ी। देखो नूर, अब मैं भागने लगा हूँ। अगर तुमने भागना है तो ठीक, वरना यहीं रुको। मैं यूं गया और यूं आया। वो चुटकी बजाते हुए बोला था। मैं भी भागूंगी। ये बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली थी। ये देखकर हादी मुस्कुराया था। तो फिर शुरू हो जा। ये सुनकर उसने दुपट्टा बाएं कंधे पर बराबर करके दाएं बाजू के नीचे से बांधा और जूता उतार के से देखा। फिर दोनों ने एक साथ शुरू किया। लम्हों में हादी इसे आगे हो गया था। वो भी इस तक पहुंचने की पूरी कोशिश करी थी। एक मोटा कांटा इसके पाँव में चुभा और एक जोरदार चीख इसके मुंह से निकली। वो कटे हुए दरख्त की माने नीचे गिरी थी। एक अच्छी जगह थी, जिसकी वजह से और तो कोई चोट ना आई, मगर पाँव में जैसे
درد کی لہر سی گزر گئی تھی۔ چیخ سن کر ہادی دوڑ کر اس کی طرف آیا تھا اور پوری سانسوں کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا؟ نور نے اپنا پاؤں اس کی طرف کر دیا۔ آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ میں اسے نکالنے لگا ہوں لیکن کوشش کرنا چیخ نہ نکلے کیونکہ صبح صبح آواز تو دور تک جاتی ہے۔ ہادی نے پاؤں اس کی طرف دیکھا تھا جس نے گردن بڑے زور سے آگے پیچھے ہلائی تھی اور ساتھ ہی دوپٹہ منہ میں ٹھوس لیا اور اوپر سے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے ٹکا دیے تھے۔ اس نے یہ جو ہی کانٹا نکالا تو اس کے پاؤں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پہلے تو اس نے اسے ہاتھ سے روکنا چاہا مگر وہ ہاتھ کو بھی رنگین کرتا گیا۔ اس نے کندھوں پر رکھے اپنے رومال سے ایک پٹی پاڑی اور کس کر اس کے پاؤں پر باندھ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ اب چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر آیا اور اس کی طرف دیکھا جو اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ اس نے اپنا جوتا ہاتھ میں پکڑ کر رکھا تھا۔ گھر والوں نے اس کے لنگڑانے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا، جس پر گھر والوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ ہر نصیحت پر اسے گھور کر دیکھتی رہی، جس کو وہ مسکرا کر دیکھتا رہا۔ اس کے گھورے کا اثر بالکل بھی نہ لیا۔ ہادی آج کل محمد علی کے ساتھ مل کر زمینوں پر کام کرتا اور ٹریکٹر کا کام بھی وہ خود کرتا تھا، جس پر اسے نور کی طنزیہ باتیں سننے کو ملتی تھیں مگر ان باتوں پر میں اسے مزہ آتا تھا۔ ایک دن جب صبح ہادی ٹریکٹر زمین پر کام کرنے لے گیا تو نور نے اپنی سہیلی کے گھر دعوت پر جانا تھا، تو وہ گلابی گوٹا کناری والے سوٹ میں تیار ہو کر گئی تھی اور وہیں سے واپسی پر ہادی کے ساتھ آئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی ماں اس کے قریب آئی، پریشانی سے بولی تھی، نور پتر اتنی دیر کتنے لائی ہے؟ میرا دل ہو رہا تھا۔ بس کیا بتاؤں ماں جی، وہ تابی کی بچی مجھے چھوڑنے نہیں آ رہی تھی، آخر کار مجھے خود ہی آنا پڑا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ پھر وہ چلتے ہوئے کھانے کی طرف آگے تھی۔ ہادی جب شہر گیا تو اپنے لیے گٹار بھی ساتھ لایا تھا۔ پھر شام کو کھانے کے بعد اس نے سب کو جمع کیا۔ انہی دنوں حنان علی کاروبار کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ پھر جو اس نے گانا گایا، اس کی آواز اور ساتھ ہی چاندنی رات کا منظر کھانے کے لطف کو دوبالا کر گیا تھا۔ جو ہی گانا ختم ہوا، محمد علی کی خوشی سے بھرپور آواز آئی تھی، ماشاءاللہ میرے پتر دی آواز تو بڑی سونی ہے۔ اسی طرح سب لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ پھر یہ روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ اس کا گٹار گانے کے بول کے ساتھ ہی انداز بدلتا رہتا۔ وہ گانا خود لکھتا تھا۔ نور نے اس کے گانوں کی موبائل میں ریکارڈنگ کی تھی۔ پھر حنان علی واپس آ گیا اور ہادی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی کبھار نور کو گھر سے دور لے جاتا اور اسے گانا سناتا۔ وہ غور سے ہر مصرع سنتی اور کبھی کبھار اس کے بول سن کر وہ بے ساختہ ہنستی۔ ہادی مصنوعی کب کسی سے گھورتا۔ حنان علی حسب معمول کاروبار کے سلسلے میں شہر تھے۔ صبح کا وقت تھا، ناشتہ تیار ہو رہا تھا جب نور اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ اس نے آج پھر سے 2 گانے نیٹ اور فیس بک پر ڈالے تھے اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سی تصویر ہادی کی ڈالی تھی۔ ہادی کا پورا نام اور ایڈریس بھی آج لکھ دیا تھا۔ آج کل وہ بڑا مشہور ہو رہا تھا لیکن اسے اس بات کی خبر نہ تھی، یعنی آوے کا آوا ہی نہ جانے، باغ تو سارا ہی جانے۔ وہ کمرے سے نکلی اور کھانے کی طرف آئی۔ اس کے لب اپنے آپ ہی مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہادی کی شرارت سوجی تھی، عورت تو لمبے لمبے دانتوں کی نمائش کیوں کر رہی ہے؟ ہادی نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب کی نظریں ایک دم سے ہادی اور پھر نور پر گئی تھی، جس کی مسکراہٹ ایک دم سے سکڑی۔ پھر غصے سے بولی، اور تم کون سے دودھ پیتے بچے ہو؟ جس کا جواب جلدی آیا تھا، ہاں میں بھی تو ابھی تک بچہ ہی ہوں۔ معصوم منہ بنا کر بولا اور ساتھ محمد علی سے پوچھا تھا، ہے نا بابا بچہ ہوں نا؟ اس کا معصومیت بھرا چہرہ دیکھ کر مسکرایا تاکہ اس میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو تم دودھ پیتے ننھے سے بچے ہو اور میں بوڑھی عورت ہوں نا؟ وہ ایک دم سے غصے میں آئی تھی، ارے تم تو بہت جلد خود کو جان گئی ہو۔ ہادی مسکراہٹ روکتے ہوئے مصنوعی حیرت سے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور اسے کرارا سا جواب دیتی، محمد علی نے اسے ٹوکا تھا، نہ لڑو بچو، آرام سے کھانا کھاؤ۔ جاؤ نور، ہادی کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ ہادی دودھ میں 2 چمچ شکر ڈالنا۔ نور نے آدھا چمچ شکر ڈالا اور دودھ لے آئی تھی۔ ہادی نے گھونٹ بھرا بولا، شکر کم ہے۔ اچھا میں لائی ہوں، لے کر آئیے۔ نور نے بے تاثر چہرہ مگر چمکتی آنکھوں سے دیکھا، پھر 5-6 چمچ مکس کر کے لے آئی تھی۔ اس کے لبوں پر شدید سی مسکراہٹ تھی۔ لو پیو، اب کم نہیں لگے گا۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر جان گیا تھا وہ کچھ کر کے آئی ہے۔ پھر گلاس لے لیا۔ نور اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا، گھونٹ دودھ کا بھرا لیکن شکر کی مقدار حد سے زیادہ تھی۔ اس نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے سر کو یوں ہلایا جیسے کہہ رہی ہو اب آیا مزہ اور کرو مجھ پر باتیں۔ اسے دودھ پینا پڑا تھا کیونکہ رکھ کر وہ جا نہیں سکتا تھا اور اس وجہ سے محمد علی کی باتیں سننی پڑتی جو کہ اس معاملے میں سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ رزق حلال کو برباد نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تبھی تمہارے پاس آتا ہے، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے تو اللہ سے رزق چھین لیتا ہے۔ اس دن ہادی جو ہی کالج سے باہر نکلا اور بائیک کے پاس پہنچا ہی تاکہ اسے پیچھے سے آواز آئی تھی، مسٹر ہادی۔ وہ بائیک کو پکڑے ایک دم سے مڑا تھا۔ سورج کی گرمی سے اس کی آنکھیں چندیا سی گئی تھی۔ میں کامران انجم، ایک چینل پروڈیوسر ہوں۔ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے۔ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بس آپ ایک کام کریں، میرے لیے صرف ایک گانا میرے چینل پر گا لیں، یہی ایک گزارش ہے آپ کی۔ وہ عاجزانہ انداز میں بولا تھا، لیکن سر میں نے آپ کو نیٹ پر دیکھا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں جانتا ہوں شاید آپ کے کسی کزن نے وہ ویڈیو ڈالی ہے، لیکن مجھے آپ بےحد اچھے لگے ہیں اور اسی وجہ سے میں اتنی دور آیا ہوں۔ بس ایک گانا باقاعدہ طور پر ٹی وی پر گا لیں، پھر میں فورس نہیں کروں گا۔ اسی طرح کی چند دوسری باتیں کر کے اس نے اسے قائل کر ہی لیا تھا۔ اسی طرح پھر اسے کئی دوسرے چینل سے بھی آفر آنے لگے تھے جنہیں اس نے انکار کر دیا، سوائے 2-3 کے۔ محمد علی نے اس کی اس ادا کو سراہا اور کامیابی کی دعا دی۔ اس کی تصویریں اور گانے اخباروں اور رسالوں اور ٹی وی پر آنے لگے تھے اور بےحد مقبول ہونے لگا تھا۔ نور اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔
हनान अली आजकल फारिग थे तो इसने सोचा कि आज ज़मीनें देख ले। मोहम्मद अली जब इसे पूरी ज़मीनें दिखा कर आए तो फिर इसको ट्यूबवेल पर लेकर बैठ गए थे। बोले, हनान भाई मेरे बच्चे को कभी तकलीफ ना देना, इसका बहुत ख्याल रखना। जब मैं मर जाऊँ तो हनान अली ने एकदम इसकी बात काटी थी। एक तो तुम्हें ये वहम हो गया है मरने का, हादी मेरा भी बेटा है, ये जो तुम रोज़ मरने की बातें करते हो ना किया करो। फिर इसने इसी तरह की चंद बातें की और फिर घर की तरफ चल दिए थे। रिजल्ट आने के बाद मोहम्मद अली ने एक तकरीब रखी थी जिसमें हादी और नूर ने अपने दोस्तों को भी बुलाया था। लड़कियों ने हादी को देखा तो सवाल किया, इसने उन्हें कज़न बताया और इसकी तरफ बड़ी झोंके से अभी भी दिखाई दिया था। वो मोबाइल जेब में डाल रहा था, सफ़ेद सूट में और सबस रुमाल कंधे पर रखे, वह सभी से अलग लग रहा था। इसका अंदाज लम्हा पर लम्हा बदलता जा रहा था, कभी शरारती तो कभी संजीदा हो जाता। उसे देखने में मगन थी। जब हादी ने इसे देखा, वो सफ़ेद फ्राक पर सब्ज़ रेशमी दुपट्टा ओढ़े पर शान से दिखाई दी थी। इसने आंसू चुकाए थे जैसे गहरा हो के क्या हुआ। जवाबन इसने नफ़ी में सर हिलाया। अचानक हादी का मोबाइल बज उठा था। वो थोड़ा परेशान था, जैसे वो सबसे छुपा रहा था, मगर नूर ने इससे नहीं छुपा सकता था और नूर इसी वजह से परेशान थी। इसने एक हाथ से जेब को नीचे से पकड़ा और दूसरे हाथ से मोबाइल निकाला, एक तरफ होकर बात करने लगा। फिर परेशानी से इसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर नुमायाँ होने लगी थी। मोबाइल बंद करता तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ा था तो नूर भी इसकी तरफ लिपकी थी। जब वो बाइक पर बैठा तो नूर इसी वक्त पहुंची थी। बाजू से पकड़ कर पूछा था, कहाँ जा रहे हो? हाथी ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थपथपा कर कहा था, तुम अंदर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, पापा ने बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। फिर वो बाइक स्टार्ट करते भगा ले गया था, जबकि वो उसे इस वक्त तक देखती रही जब तक वो नज़र से दूर न चला गया। इसे पता था कि वो इसे परेशानी से दूर रखने के लिए नहीं बता रहा। बाबा जान बाबा बाबा आज जाना ज़रूरी तो नहीं है, आप कल चले जाइएगा। मोहम्मद अली जो कि आज फंक्शन वाले दिन जा रहे थे शहर, वो इन्हें रोक रहा था, मगर वो जाने के लिए बसे थे। इसकी बात सुनकर बोले थे, अरे बाबा तुम्हें क्या मालूम ये ज़मीनों के मामलात कैसे होते हैं? अगर मेरा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं कभी ना जाता। तुम फ़िक्र न करो, मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा। वो नवाज़ मेरा इंतज़ार कर रहा है शहर जाकर, तुम अपना ख्याल रखना बस। दरअसल वो दूर और मुनाफा न जाने वाली ज़मीनें बेचना चाह रहा है और हादी ने रोक रहा था क्योंकि इसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैं ड्राइवर को साथ लेकर जाऊँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझे? इसने तसल्ली भरा हाथ इसके कंधे पर रखा था। जी ठीक है, मुँह बनाते हुए बोला था। उन्होंने ज़मीन बेचकर सारी रकम और अपने अकाउंट से भी सारी रकम निकाल कर हादी के अकाउंट में डाल दी थी। सारा काम सही से हुआ था और वहाँ से चल दिए थे। जब मोहम्मद अली ने कहा था, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम आ रहे हैं। फिर जब वो दोबारा फ़ोन आया तो इसे इस सप्ताह की खबर मिली। जब ड्राइवर बोला था, ओ साईं अदा साईं, वो घबराए हुए लहजे में बोला था, क्या हुआ? वो हकीकतन परेशान हुआ था साईं, और वो कुछ डाकू आए थे, साडी गड्डी उत्ते हमला कर दिता ते साहब नू ਵੱਡਾ ਵੱਢ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ थे ते नाल कोई मदद का जरिया भी नजर नहीं आंदा पिया सी। वो बेहद परेशानी से बोला। हाथी ने ड्राइवर को एम्बुलेंस बुलाने का कहा था और खुद भी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था। जब नूर ने से पूछा तो उसे तसल्ली और परेशानी से बचाने के लिए इसने कुछ नहीं बताया। मोहम्मद अली की गाड़ी जो ही वीरान जगह से गुजरने लगी तो एक गाड़ी ने ओवरटेक किया था और इसके आगे इस तरह से रुक गया कि रोड ब्लॉक हो गई। इस वजह से उन्होंने गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी से 3 आदमी निकले थे, शक्ल से ही डाकू मालूम हो रहे थे। वो गाड़ी की तरफ आए और इस पर बंदूक तानी थर बोले थे, उतरो नीचे, लेकिन उन्होंने कोई हरकत ना की और फिर बोला था, उतरते हो या अपने तरीके से उतारो। मोहम्मद अली का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो गुस्से से निगोड़ने लगा। जब आगे वो बोला था, अपनी आंखें ना दिखाओ, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो भाई, शीशे तोड़ डालो और इससे बाहर निकालो। अपने साथियों से मुखातिब हो इसके कहने पर अपना काम सारा अंजाम देने लगे। ये देखकर अली नीचे उतरने लगे और बोले थे, आखिर तुम चाहते क्या हो? रे और भोले बादशाह, ज़्यादा अनजान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से रकम हमारे हवाले कर दो। मगर मेरे पास कोई रकम नहीं है, वो रखाई से बोले थे। अच्छा, वो तनसे अंदाज में बोला था, रे यारो ज़रा इसकी खिदमत तो करो, अभी बताएगा कि है या नहीं। वो मोहम्मद अली की तरफ बढ़ने लगे थे। जब ड्राइवर मोहम्मद अली की तरफ बढ़ा तो इसके डाकू ने इसकी टांगों पर फायर कर दिया था और साथ ही बोला था, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मार जाओ, अपनी जान की परवाह करो। गोली इसके घुटनों से ज़रा नीचे हल्की सी छूकर गुजरी थी, मगर उन्होंने मोहम्मद अली को मारना शुरू किया तो ये देखकर वो आगे बढ़ा। इसे बचाने की कोशिश में खुद भी ज़ख्मी हुआ था। इस वक्त डाकुओं के साथियों को रोककर फिर से मुतालबा दोहराया था, मेरे पास कोई रकम नहीं है, अगर होती तो दे देता। वो कराते हुए गुस्से से भरे लहजे में बोले थे, हाँ, जैसे देने के लिए ही खड़े थे ना। वो तंज़े अंदाज में बोला था। उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली और उसकी भी गाड़ी की तलाशी ली, मगर जब उन्होंने वहाँ रकम ना पाई तो इसे चंद एक पाँव मारे और बकते चले गए। मोहम्मद अली बेहोश होकर गिर पड़ा था। ड्राइवर ने जल्दी से हाथी को फ़ोन किया, फिर वो एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचा था। हाथी चाय वारदात पर पहुंचा था और वहाँ के हालात को देखकर गाड़ी बेहद टूट-फूट का शिकार थी। इसने पूछा कि वो किस अस्पताल में है और इस तरह चल दिया था। साथ ही हनान अली को भी अस्पताल आने का कहा था। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला, पूछा, हनान अली कौन है? हनान अली आगे बढ़ा था। डॉक्टर इसलिए अंदर की जाने बढ़ गया था। फिर इससे कहा, इन्हें ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये बेहद इसरार कर रहे हैं। आप इनकी बात सुनने कहने के साथ ही वो बाहर निकल गया था। हनान अली इसके करीब आए तो वो बोला था, हनान भाई, मेरी हालत अब जवाब दे रही है, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बेटे को बाप का प्यार देना और अपना वादा भी पूरा करना, इसकी किसी गलती पर इसे छोड़ ना देना, बल्कि इसको सुधारने की कोशिश करना। पता नहीं, मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा बेटा मेरे बाद अकेला रह जाएगा और तुम इसे छोड़ दोगे।
अगर तुम इतने ही गमगीन हो तो मैं वादा करता हूँ कि इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतने में डॉक्टर आ गया और उन्हें बाहर जाने का कहा था। मोहम्मद अली ने कहा, नान भाई अपना वादा याद रखिएगा। उस इलाके बाहर निकल के इन्हें बेहद गहरी चोटें आई थी, इस वजह से डॉक्टर ज़्यादा पुरुमीद ना थे। सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा सकते। डॉक्टर जो ही बाहर निकला और बोला था, हाथी ने सुर्ख आंखों से इन्हें घूरते हुए देखा था, फिर गिरबान से पकड़ते बोला था, लेकिन क्यों क्यों मारा मेरे बाबा को? वो झंझोड़ते बोल रहा था, तुम लोग हो ही ऐसे, सबको मार देते हो। मार दिया ना मेरे बाबा को भी। इसकी आवाज़ के साथ आंसू भी शामिल थे, जो कि दुख की कैफियत को ज़ाहिर कर रहे थे। अब तुम मुझे भी मार दो। हाथी ने इसके दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर रखते हुए बोला था, फिर इसके हाथ छोड़कर वो हनान अली की तरफ बढ़े थे। उसका हाथ खींचते हुए बोला था, चाचा जी, इसने मेरे बाबा को मार दिया। आप मेरे साथ चलें। ये झूठ बोलता है, मेरा बाबा नहीं मरा। मेरे बाबा ने खुद मुझसे कहा था कि मैं घर आ जाऊँगा। वो उन्हें खींचते हुए अंदर की जानिब ले गया था। वहाँ मौजूद सबकी आंखें नम हुई थी। डॉक्टर खुद नम आंखों से देख रहा था। नान अली ने नम आंखों से सर नफी में हिलाया था। नहीं बेटा, वो दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, वो खौफज़दा होकर चीखा था, आप सब बहुत बुरे हैं, सब झूठ बोलते हैं। मेरा बाबा इंतज़ार कर रहा है। हाँ, वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद इनके पास जाता हूँ, वो सो रहे हैं। फिर जब मैं इन्हें बुलाऊँगा वो जाग जाएँगे। वो अजीब बहकी-बहकी बातें करने लगा था, साथ ही इस कमरे की तरफ बढ़ने लगा, मगर हनान जब इसे पकड़ा तो वो चलाने लगा था। चलाते-चलाते ही वो बेहोश हो गया था। वो हवेली जहाँ कुछ देर पहले खुशियाँ रक़्स कर रही थी, अब वहाँ गम की सफ़ेद बिछ गई थी। इसके गाँव में सब जब भी कोई मरता था तो वो धाड़े मारकर रोने की बजाय कुरान पाक पढ़कर इसे बख्शते थे। वो कहते थे कि रोने से मैयत को तकलीफ़ होती है और मैयत को तकलीफ़ ना दिया करो। इस वक्त भी सब कुरान पाक पढ़ रहे थे। मर्दों के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया था। हाथी कुरान पाक पढ़ते-पढ़ते आँखों में आँसू साफ़ कर रहा था, जो फिर इसी शिद्दत से बाहर आ रहे थे। वो इसी तरह रोते-रोते कुरान पाक पढ़ता जा रहा था। सब पर गम बड़ा भारी था, मगर सब्र को हाथ से जाने ना दिया था। हाथी यूँ ही लगता था जैसे टूट-फूट का शिकार हो। वो बिखर रहा था। वो एक जगह पर बैठे-बैठे कई घंटे गुज़ार देता था। इसका खाना-पीना तकरीबन ना होने के बराबर था। अम्मी आदि कहाँ है? नूर जो अभी नहा के आई थी, माँ से पूछा था। वो भी अभी पिछली तरफ वाले बागीचे में गया है। अमना बेगम ने जवाब दिया था। अच्छा अम्मी, मैं इसकी तरफ जा रही हूँ। और दुपट्टे के एक पल्लू को सर पर लेते हुए बोली थी, रोज़ के दिनों तरह फूलों के पौधे थे। रोज़ के दिनों दोनों तरफ फूल के पौधे थे, जिस पर रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। इसके इर्द-गिर्द मुख्तलिफ अक़साम के पौधे थे। इसके कुछ फासले पर पीपल का बड़ा सा दरख्त बड़ी शान से अपने बाजू फैलाए खड़ा हुआ था, जिसके नीचे सबसे बड़ा हाथी बैठा हुआ था। इसने एक गुलाब के पौधे से एक गुलाब बड़ी मोहब्बत से तोड़ा, हाथी की तरफ चल दी थी। इसके होंठों पर बड़ी दिलनशीन मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से इसका डिंपल नुमाया हो रहा था। करीब जाकर इसने पुकारा, मीर। जब इसे हाथी पर प्यार आता था, वो इसे इसके पहला नाम का हिस्से लेकर पुकारती थी। हाथी स्किन कलर के शलवार कमीज में मलबूस था, इसकी आंखों में नमी थी। वो दूर गुलाब के पौधों पर निगाहें जमाए इर्द-गिर्द से बेगाना था। इसी वक्त इसकी नमी में इजाफा हुआ जब नूर ने इसे फिर से पुकारा था, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली न आई। इसने इसके कंधे पर हाथ रखा। हाथी ने जल्दी से ऊपर देखा तो नूर ने आबरू कहते जैसे पूछा, हो क्या हुआ? कुछ नहीं। इसने कहने के साथ-साथ बाजू से आंसू साफ किया और सर नफी में हिलाया था। ये लो मीर। इसने गुलाब इसकी तरफ बढ़ाया था। इसने सवाली निगाहों से देखा तो इसने सर का खफीफ सा इशारा किया था। हाथी ने इसे फूल ले लिया था और बाहर चलते हैं। हाथी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली थी, नहीं ये जगह ठीक है। और फूल की पत्ती को नरमी से हाथ लगाते बोला था, तुम उठो तो सही, फिर चलते हैं वहाँ भी। इसने दूर दरख्तों की तरफ इशारा किया था, जहाँ वो दो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, जिन पर अक्सर बैठ कर वो बातें किया करते थे। हाथी ने एक दफ़ा इसे देखा और फिर उठकर इसके साथ इस तरफ आ गया था। फिर नूर इसे मुख्तलिफ बातों से इस हालत से दूर ले आई थी। इसी दिन नूर ने हाथी को दोबारा कोई गाना गाने की फरमाइश की थी। फिर कुछ दिनों बाद इसने एक गाना सुनाया, जो कि नूर ने अपने पास मोबाइल में महफूज कर लिया। पहले वाले गाने भी इसके पास महफूज थे। इसने वो गाने टीवी और रेडियो वालों की तरफ भेज दिए थे। हाथी को फिर से टीवी और रेडियो वालों की तरफ से गाना गाने की फरमाइश हुई थी, जिसके लिए नूर ने ही इसे गाने का कहा था। जब हनान को मालूम हुआ तो इसने वो कर दिया जिसका किसी को मान भी ना था। मैं अपनी बेटी किसी गाने गाने वाले आशिक को नहीं दे सकता। हाथी ने जब रिश्ते से इनकार किया का सबब पूछा तो हनान अली ने गुस्से से कहा था, लेकिन चाचा जी, मैं ये सब छोड़ दूंगा। वो गमज़दा होकर बोला था, लेकिन अब तुम्हारे छोड़ने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस जगह रहूंगा ही नहीं। रहूंगा ही नहीं। नूर और आमना को रहने दूंगा। इसके कानों में सूर फूंक कर वो जा चुका था और हाथी के लिए अब नई परेशानियां खड़ी हो गई थी। वो वही बैठा चला गया। इसकी आंखों से आंसू का ज़ारों के तार निकलने लगे थे। ज़मीनों को हनान अली पहले ही मजरा के ज़िम्मे लगा चुका था। जब मोहम्मद अली कुव्वत हुआ करता था तो काम करने वाला कोई ना था, इसलिए हनान अली ने वो ज़मीनें मजरा को रखवाने के लिए दे दी थी। हाथी कुछ देर तो वहीं बैठा रोता रहा, फिर उठकर बाहर चल दिया था। कुछ दूर से हनान खड़े नजर आए थे। वो इनकी जानिब पर चल पड़ा। गाँव के चंद शरपसंद लोगों ने उल्टी सीधी बातें इसकी तरफ से बताई थी। हनान अली ने यहाँ से जाने का इरादा कर लिया। इस वक्त इसे भाई की नसीहत तक याद न रही थी। उन्होंने कई ऐसी बातें भी की थी जो कि कोई हकीकत ना रखती थी। हनान अली ने बजाय ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसके बारे में वो भाई से वादा कर चुका था। अभी मोहम्मद अली की वफ़ात को 6 माह भी ना हुए थे कि हनान ने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाथी
हनान अली के करीब पहुंचा और उन्हें पुकारा था, चचा जी। इसकी आवाज़ में तड़प थी और आंखों में नमी बड़ी वाज़ेह दिखाई देती। चचा, सही मैं मानता हूँ। इसकी आवाज़ गले में अटक रही थी और साथ में आंसू की आज़मेज़िश भी थी। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती ये है कि आपके नज़दीक बहुत बड़ी है, लेकिन माफ़ी की गुंजाइश भी तो हो सकती है। देखिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, अब यूँ ना करें, मैं मर जाऊँगा। पर रोते हुए इनके पैरों में आन गिरा था। हनान अली जल्दी से पीछे हुए गुस्से से बोले थे, तुम मर जाओ, यहाँ फ़र्क किसे पड़ता है? इससे तो बेहतर है कि मर जाओ। जो तुम कर रहे हो वो कहने के साथ ही चल दिए थे, जबकि हादी वहाँ बैठा रोता रहा था। बाकी घर वाले इस अवतार से बेखबर थे। मीर, तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? जो ही हादी रात को घर आया तो इसकी आंखें देखकर नूर ने पूछा था। दोनों बेगमात भी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो बेहद बेचैन लग रहा था। बस कुछ नहीं, तुम्हारा वहम है, तुम परेशान ना हो। कहने के साथ ही इसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी, मगर चेहरे ने साथ न दिया और आंखें फिर से नम हो गई थी। चूंकि हनान अली ने इससे देर पर बात की थी, इस वजह से वो लाइम थे। आदि सुबह सुबह बताओ क्या हुआ है, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ, मैं हल निकालने की कोशिश करूंगी। वो परेशानी से बोली थी, तुम हल कर ही नहीं सकती, बल्कि तुम्हारे बात करने से वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कहने के साथ इसने वो अपने कमरे की जानिब चल दिया था। नूर भी इसके पीछे चल दी थी, जबकि दोनों बेगमात परेशानी से उठी और इनको आगे पीछे जाते देखने लगी। हादी से जब नूर ने बार बार पूछा तो इसने सब कुछ वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था। नूर ये सुनकर सकते में आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने खामोशी को तोड़ा था। मैं बात करूँ बाबा से? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो बात वो कह कर गए हैं वो ज़रूर करेंगे। तुम्हारे बात करने से और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। बस तुम इतना करना कि अभी अम्मी और शशि को मत बताना, सुबह तक देखते हैं क्या होता है। इसने इस तरह से रहना जैसे तुम्हें इस बात की कोई खबर ही ना हो, ठीक है? वो इसे समझा रहा था, मगर इसका खुद का दिल यही चाह रहा था कि उसे कह दे कि हाँ नूर, तुम बात करके देखो, क्या पता। ठीक है, इसने मारे वाले अंदाज में कहा था। तो मम्मी और चची से कोई बहाना कर लेना, अब जाओ। चचा, तुम अगर चचा ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। नूर की खुद की आंखें नम हो चुकी थी। प्लीज़ रोना मत, तुम्हारे रोने से मुझे और ज़्यादा तकलीफ होगी। उसे देखते हुए बोला था। इसने एक नज़र हाथी को देखा और हाथ के बुश से आंसू जो अभी आंखों में थे पहुंचे और बाहर निकल आई थी। जब आमना और समरा बेगम ने पूछा तो इसने बताया कि इसका गहरा दोस्त छोटी सी बात तो नाराज है, इस वजह से परेशान है। चलो भाई, जो कुछ लेना हो ले लो। आज रात 12 बजे हमारी फ्लैट है, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं कुछ अरसे के लिए। नाना अली कमरे में आकर आमना बेगम से बोले थे, समरा और हाथी भी जा रहे हैं? आमना बेगम ने पूछा था। नहीं, बस हम तीनों जा रहे हैं। उन्होंने सामान निकाल कर बैग में रखना शुरू कर दिया, जबकि आमना बेगम नूर को बताने चलती थी। 8 बजे तक उन्होंने सामान गाड़ी में रख लिया था। हनान अली मिश्रा से कोई बातें करके चले गए थे, जबकि आमना बेगम ने समरा बेगम को सारी बात बताई, अपना ख्याल रखने की ताकीद की। अम्मी, मैं हादी से मिला हूँ। नूर ने माँ से पूछा था। हाँ बेटा, मिल आओ, लेकिन जल्दी वापस आना। आमना बेगम ने इसे जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर हादी तो घर पे है ही नहीं, सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया था और अभी तक आया नहीं है। इसने एक नवाला तक नहीं लिया। पता नहीं इस कदर परेशान क्यों हो रहा है। दोस्त तो नाराज़ होते रहते हैं, मगर ये तो समरा बेगम की परेशानी बेहद बड़ी हुई थी। यारो, दोस्तों के साथ खा लेता होगा। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर अभी आता होगा, मैं इसे समझाती हूँ कि तंग ना किया करे। इसी वक्त हनान अली आए। समरा बेगम से मिलकर इन्हें बाहर आने का कहा था। खुद जल्दी से बाहर निकल आए थे। वो गाड़ी में बैठे, जबकि नूर आमना बेगम भी अभी आ रहे थे कि हादी घर में दाखिल हुआ था। वो बेहद कमज़ोर लग रहा था, आंखें अभी भी सुर्ख थी और नमी से भरी हुई थी। इसने हनान अली को देखा, जिसने इसे देख कर लबीचे थे, क्योंकि अभी जब वो आ रहा था तो हादी ने एक बार फिर इन्हें मनाया था। वो इसके सामने गिड़गिड़ाया था कि अगर वो इस कदर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता तो खुदा भी माफ़ कर देता, मगर इसमें इतना ज़र्फ ना था कि वैसे इस छोटी सी गलती पर माफ़ कर देता। हादी शिकस्त अंदाज में जाने लगा तो आमना बेगम ने इसे पुकार बोली थी, हादी बेटा, अम्मी को तंग ना करना और ज़रा जल्दी वापस आया करो। तुम्हारी माँ वो अकेली हो गई है, हम जल्दी वापस आएंगे। हादी की आंखें गर्म से आलर पानी निकल कर गिरबान में भिगो गई थी। आ जाओ भाई, देर हो रही है। नाना अली झुंझलाहट पर अंदाज में बोले तो आमना बेगम ने तसल्ली भरा हाथ हादी के कंधे पर रखकर फिर आगे बढ़ गई थी। नूर इसके करीब आकर रुकी, फ़कत इतना धीमी आवाज़ में बोली थी, अपना ख्याल रखना, मुझे यकीन है हम जल्दी मिलेंगे। इसने एक नज़र नूर को देखा, फिर इसकी निगाह स्याह चप्पल में मुकी गंदमी पैरों तक चली गई थी, जो कि अब गाड़ी तक बढ़े थे। गाड़ी चल पड़ी थी। वो गाड़ी की तरफ देख रहा था और गर्म आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। गाड़ी के ओझल होते ही वो अपने कमरे की तरफ भागा था। फिर बैठ कर कितनी देरी रोता रहा था। समरा बेगम ने इसे रोते देखा तो इत्तला देना चाहिए, वो जल्दी आएंगे। वो नहीं आएंगे मामा, नहीं आएंगे। चाचा शाही ने रिश्ते से इनकार कर दिया और इसी वजह से गए हैं। इसका कहना था कि वो गाने वाले आशिक को अपनी बेटी नहीं दे सकते। वो दुख से बोला और आंसू में रवानगी आ गई थी। माँ, मैं मर जाऊंगा, इसके बगैर मर जाऊंगा। वो जोर जोर से गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए आंसू भरी आवाज़ में बोला था। समरा बेगम साकित बैठी थी। माँ, आपको कुछ करे ना, वरना आपका बेटा मर जाएगा। मैंने चचा से सब छोड़ने देने का भी कहा था, मगर फिर भी नहीं माने। मैं क्या करूँ कि वो मान जाए? आप ही कुछ बताएं। उसका हाथ पकड़े हिलाते हुए बोला था। समरा बेगम का सकता रूठा, इसके आंसू साफ करते बोली थी, ना रो मेरा बच्चा, वो जल्द वापस आएंगे। मेरा अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नूर ज़रूर देगा। समरा बेगम ने इसे तसल्ली दी। इसके बाद इसने बड़ी मुश्किलों से खाना खिलाया था और फिर सुकून की गोली देकर वहीं बैठ गई। इसका सर गोद में रखकर कुछ सोचते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। हाथी बगीचे में दाखिल हुआ तो दूर से नूर टहलती हुई दिखाई दी। वो बगैर आहट किए गया और हाव करके इसे डराया था। वो उछली और हाथी को देखकर जोर से हंसा था।
नूर इसके पीछे मारने के लिए लिपटी, वो हंसते हुए भागा था। हादी ये वाक़या सोच के नम आँखों से मुस्कुराया था। वो आज बगीचे में बैठा था, इसे कुछ माह पहले की बात याद आई। नूर की याद तब बहुत आती थी जब कोई दूर होता है तो उसकी शिद्दत से याद आती है। आमना बेगम को नूर ने सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर वो भी हैरान हुई थी। हनान अली ने भी इनसे राब्ता न करने का कहा था। नए घर में दोनों सोचों में गुम थी रहती थी। नूर अक्सर रोती रहती थी, इसका खाना-पीना भी ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से वो बेहद कमज़ोर हो गई थी। इसकी आँखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे, लेकिन चेहरे की मासूमियत तो ज़्यादा बढ़ गई थी। इस दिन माँ की याद से पार्क आई थी। हनान अली सुबह कहीं चले गए थे। वो बेंच पर बैठी थी, इसे थोड़ी दूर गुलाब नज़र आया था, या फिर वो वाक़या याद आया जब वो 7वीं जमात में थी और स्कूल से घर की तरफ आ रहे थे, तो इसने गुलाब देखकर हादी से कहा था, "हादी, वो गुलाब तोड़ के लाओ।" "नहीं भई, मैं नहीं जाता, वो देखो उसके साथ डॉगी भी बैठा हुआ है।" इसने इसकी तरफ इशारा किया जहाँ काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ था, जो कि रखवाली के लिए था शायद। "तो क्या हुआ? तुम चुपके से ले आना ना बस। अगर ना लेकर आए तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी और बोलूँगी भी नहीं।" नूर को अब सोच कर ही डर लगने लगता था कि किस तरह इसने हादी को भेजा था। इस कदर डरावनी शक्ल वाला कुत्ता जिसको देखकर ही डर लगता है, वो उसके नाराज़ होने से के डर से रह गया था, क्योंकि एक वही तो थी जो इसकी अच्छी दोस्त थी। "अच्छा, अच्छा, जाता हूँ।" वो फिर दबे कदमों से इसकी तरफ जाने लगा। फूल तोड़ के यूँ ही आधे फासले तय किए, कुत्ता जाग गया था और भौंकने लगा। वो डर के भागा तो कुत्ता पीछे लग गया। इसका जूता इस वजह से अंदर रह गया था, जबकि बैग नूर के पास था। इस वजह से वो बाहर निकला और जल्द-जल्द दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर फूल इसकी तरफ करते हुए बोला था, "ये लो, ले आया।" इसने फूल ना छोड़ा था, फिर खुशी-खुशी इसके साथ चल पड़ा था। एकदम से इसके आँसू जो इसकी आँखों में थे, पलकों की बात तोड़ के बाहर निकल आए थे। दोनों हाथ बेंच पर रखे, सर झुकाए वो रोने में मशगूल थी, जब एक शख्स ने इसके करीब आकर बोला था, "हेलो लिटिल गर्ल, व्हाई आर यू वीपिंग?" वो ने चौंक के इसके देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाई और फिर तकरीबन भागते वहाँ से चली गई थी। जबकि इस शख्स ने गर्दन मोड़ के इसे देखा, फिर कंधा झुकाकर आगे बढ़ गया। "क्यों मारा मेरे हाथी को?" नूर जो अभी-अभी कॉलेज से बाहर निकली थी, उसने देखा कि एक लड़के ने हाथी को थप्पड़ मारा और तेज़ी से इसकी तरफ आई और उसे गुस्से से देखते बोली थी, "मेरे हाथी को।" वो इज़्ज़त-ज़ाई हँसा था और साथ में इसकी नकल उतारी थी, "हाँ, मेरे हाथी को।" और वो बायाँ हाथ दिल पर रखते हुए बोली थी। इसे देखते हुए लड़के ने तंज़िया इशारा करते हुए कहा था, "शक्ल देखिए इसकी।" नूर ने खींचकर एक थप्पड़ इसे मारा और गिरते-गिरते बचा था, "आइंदा अगर इसे हाथ भी लगाया तो मारूँगी। इससे दूर रहना, तुम समझे?" वो इसे धक्का देते हुए बोली थी। वो लड़का कभी इसको देखता, कभी इस हाथ को जिससे इसे थप्पड़ मारा था। "चलो हाथी।" वो एक तरफ खड़े हाथी को पकड़ते खींचते हुए ले गई थी। फिर वो दोनों बाई की तरफ बढ़ गए थे, जबकि लड़का गाल पर हाथ रख के गुस्से से घूरता रहा था। हाथी ने कहा, नूर के कमरे में बैठा था, वो तस्वीरें देख रहा था जिसमें नूर ने वही सूट पहना हुआ था। इसकी आंखें नम थी, गर्म सर्द पानी से भर गई थी। उसने बाजू आंखों से साफ किया और दोबारा तस्वीर देखने लगा। 3 मासूम सर्जा हाथी को गाने की ऑफर्स आ रही थी, मगर वो इनकार कर रहा था। आज इन्हीं के 2 आदमी जो टीवी पर काम करते हैं, इसे वो दोबारा टीवी पर आने का कह रहे थे। हालांकि हाथी हवेली छोड़कर आ चुका था। इस घर का किसी को भी पता न था। छोटा खूबसूरत नफासत से सजा घर, जिसके पीछे छोटा सा बगीचा था, इसे मैट्रिक के रिजल्ट पर बाबा से गिफ्ट के तौर पर मिला था, जिसके बारे में किसी को इल्म ना था। मगर पता नहीं इन्हें कैसे खबर होगी, वो यहाँ तक चले आए थे। हाँ, हाथी किसी तौर पर ना माना तो एक आदमी जो कि नूर के बारे में जानता था, ये वही आदमी था जिसे उन्होंने गाने भिजवाए थे। वो बोला, अगर मैडम होती तो हमें कभी मायूसी ना मिलती। दूसरा आदमी जो चालाक और ज़हीन था, चट से बोला, जी सर जी, आप मैडम की खातिर ही गा लें। हाथी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गई थी। इसे छुपाने के लिए नमी को इससे छुपाने के लिए कहा था, अच्छा ठीक है, मैं इसकी ज़ुबान लटक थी, मैं आ जाऊँगा। वो जो कोई दूसरे अल्फाज बोलना चाह रहा था, फ़कत इतना ही बोल सका, शुक्रिया सर्दी। सलाम करने के बाद तो ये कहते हुए चले गए थे। यूँ वो फिर से इसमें मसरूफ़ हो गया था। अब इसके गानों में जुदाई और दूरी की बातें होती थी। वो अब बेहद कमज़ोर हो गया था। जिन लोगों ने गलत बातें करके इसमें दूरी पैदा की थी, अब वो पछता रहे थे, क्योंकि हादी हर एक के काम आता था। वही लोग थे जिनके साथ हादी मुखलिस था, मगर उन्होंने अपना घटियापन दिखाया था। अब उन्हें पूछने वाला कोई ना था। दुनिया ज़ालिम है, पहले लोग में दूरी पैदा करती है और फिर इस पर अफ़सोस भी खुद ही करती है। इस दिन हादी गाना गा रहा था, जब इसके कानों में हनान अली की आवाज़ गूंजी थी, तो मर जाओ। इसकी आवाज़ में आंसू की मिलावट हुई थी। गाने को नया सुर मिला था। इसकी आवाज़ में नमी ने इसे नया सरूर बख्शा था। इसके गाने बेहद मकबूल हो रहे थे। वो गाना बहुत मकबूल हुआ था। दूसरे ममालिक में भी कई लोगों इसे बार-बार सुना था। कई चैनल ने इस गाने को बार-बार रिकॉर्डिंग करके देखा था। वो जगह जहाँ आंसू की आमेज़िश होती थी, चलाया था। इस दिन वो बेहद उदास था। इसने नूर की बहुत याद आ रही थी। इसने फ़ेसबुक पर अपनी तस्वीर के साथ शेर लिखकर अपलोड किया था, ज़रूरत थी मुझे जब भी किसी के पास होने की। इन्हीं मुखलिस महसूस लम्हों में मुझे अपनों ने छोड़ा है। कई सवाल एक साथ उभरे थे और वही वक़्त था जब नूर नम आँखों से पहली बार इसकी आईडी चेक करी थी। शेर पढ़ते इसकी आँखें में नमी आई थी। कुत्ता अभी तक भौंक रहा है, मैं समझा था चुप हो गया होगा। हनान अली ने जब कहीं से इसका गाना सुना तो गुस्से से बोले थे। यही अल्फाज जब हाथी तक पहुंचे तो वो टूट कर रोया था। वो जो पहले गमज़दा था, इन के अल्फाज ने इसे तोड़ दिया था। कितने अरसे बाद वो किसी काम से हवेली आए थे। इसे वो वक्त याद आया जब वो स्टोर रूम के सामने से गुजर रहा था। स्टोर रूम के खुले दरवाजे से नूर मिट्टी से पर से झाड़ू हाथ में उठाए निकली थी। वो डरकर उछला और फिर इसकी तरफ देखा। इस कदर जोर से हंसा कि वैसे घूरते हुए झाड़ू मारते हुए दौड़ी थी। दूसरे वाक़यात भी याद आ रहे थे। वो घर का कोना-कोना देखते हुए नूर को सोचता रहा था। हर तरफ नूर की बातें सुनाई दे रही थी।
हाथी पट्टियों में जकड़ा हुआ था, इसका चेहरा दर्द की वजह से अजीब लग रहा था, कमजोरी नुमाया थी, वो नफी में सर हिला रहा था जैसे वो ख्वाब की कैफियत में था। फिर अचानक किसने चीख मारी और चचा चची पुकारा और जोर जोर से रोने लगा। हनान अली ने हाथी को ख्वाब में देखा और फिर इसी ख्वाब में इसने मोहम्मद अली को देखा जो कह रहे थे, हनान अली तुमने वादा पूरा ना किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरे बेटे को और ज़्यादा तकलीफ दी, मेरा बेटा वहाँ पल पर मर रहा है, तुम यहाँ सुकून करते हो। वो गुस्से में लगे थे। हनान अली की आंख खुल गई थी। कुछ देर तो छत को घूमते रहे, पसीने की वजह से भीग गए थे। वो उठे, नमाज का वजू करके 2 रकात नवाफिल अदा किए थे। आज आदि ने एक शेर पोस्ट किया था, तुम्हारी बेरुखी बेवफाई के बाद और कोई दोस्त हमसे बनाया ना गया। नमांकों से नूर ने वो शेर पढ़ा था और फिर कांपते हाथों से मैसेज लिखने लगी। इसने आज पहली बार इस मैसेज का जवाब दिया था। हमारे लिए तो सिर्फ इसका नाम ही रह गया है लेने के लिए, वो शख्स तो कब का खो चुका है हमसे। आदि ने मैसेज पढ़ा, फिर कुछ लिखने लगा। आदि जंगल में भागता दिखाई दिया था, इसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। आदि इनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर इनसे बच नहीं पा रहा था। कुत्ते इसके करीब पहुंच चुके थे। इन कुत्तों ने आदि पर हमला किया। दूर कहीं अजान की आवाज आ रही थी। नूर जो अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोई थी, इसने ख्वाब देखा, इस कुत्तों को हमला करते देखा तो चीख मार के उठी। अजान के आखिरी बोल सुनाई दिए थे जो ख्वाब में सुनाई दे रहे थे। इस इलाके में मस्जिद से रोजाना आवाजें आती थी। नूर थर-थर काँप रही थी, फिर खुद को कंट्रोल करके वो उठी और नमाज के वज़ू के बाद नमाज अदा की और नमाज के दरमियान में आंखों से आंसू जारी थे। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, पलकों से आंसू निकल कर हथेली पर गिरा था। इसने रो रो कर हाथी के लिए दुआ मांगी। सुबह होते इसने टीवी चला गया जो सिर्फ खबरें सुनने के लिए चलाया करता था। इस वक्त वहाँ हाथी के बारे में बताया जा रहा था। मशहूर सिंगर मीर हाथी पर कातलाना हमला, लेकिन बर वक्त इमदाद ने इन्हें बचा लिया। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी हालत बेहद नाजुक है। अगर खून का बंदोबस्त न किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इस आवाज़ ने नूर को अच्छे से ख़त्म कर दिया था। वो वहीं सोफे पर बैठी चली गई। हनान अली से बाहर की तरफ चले गए थे। वो कांपते दिखाई दिए थे। हनान अली फैमिली समेत पहुंच चुके थे। डॉक्टर ने हालत बताई और साथ ही ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का भी इंतजाम करने को कहा था। नूर ये सुनकर रोने लगी थी। हनान अली ने तसल्ली दी और खुद खून का इंतजाम करने चले गए थे क्योंकि तीनों में से किसी का भी खून न मिलता था। वहाँ पर बेहद रश था। इनके फैंस ने ही खून दे दिया था और हाथी होश में आ गया था। इनके फैंस इससे मिलने के लिए आए जा रहे थे। इसके बाद हनान अली आ गए तो उन्होंने इससे माफ़ी मांगी। हाथी ने जब नूर को देखा तो खुश हो गया और इसी खुशी की बदौलत इसने हनान को भी माफ़ कर दिया था। जब हॉस्पिटल से वापस आया तो हनान अली ने इसकी शादी नूर से करने का फैसला किया और 1 हफ्ते बाद इसकी शादी हो गई थी। शादी की तमाम रस्मात वेन्यू में अदा की गई। शादी वाले दिन नूर और हाथी की जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। सब लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। जिन लोगों ने इन्हें दूर कर दिया था वो भी बेहद खुश थे क्योंकि हादी की वजह से गाँव के तमाम मसाइल हल हो जाते थे और लोगों के झगड़े भी ख़त्म कर दिया करता था। आदि ने जाने के बाद कई तरह के मसले पैदा हुए थे जिन्हें कोई भी हल ना करता था। ये दुनिया बेहद ज़ालिम है, किसी को साथ खुश नहीं देख सकती तो उन्हें अलग करने में देर नहीं लगाती, मगर जब वो अलग हो जाती है तब इन्हें पछतावा भी होता है, मगर फिर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूर करना एक लम्हे की बात है मगर दिलों को दोबारा जोड़ना बेहद मुश्किल है। शादी के कुछ अरसे बाद ही नूर हाथी के साथ आई थी ताकि फसल वगैरह को देख सके जो कि हाथी ने खुद उगवाई थी। घूमते हुए से ज़मीन तक आई थी जिस पर सब्जी उगी हुई थी। इस पर बहुत अच्छे फूल भी लगे थे। पहले चंद तो इसकी बेलें थी, फिर कद्दू की और फिर आखिर में भिंडी के बहुत से पूरे पौधे उगे हुए थे। बादलों ने आसमान को ढका हुआ था। मौसम कदरे खुशगवार था। इतने दिन बाद गाँव में घूमना इन्हें बेहद खुशी मुहैया कर रहा था। हाथी झुका तोड़ी का जर्द फूल तोड़कर नूर की तरफ बढ़ाया था। सर के इशारे से लेने का कहा था। नूर ने मुस्कुराकर फूल पकड़ा, मसनूई कवकी से याद दिलाया और कहा, जर्द फूल तो नफरत की अलामत होते हैं। इसके कहने की देर थी कि हाथी ने जल्दी से आगे बढ़कर कद्दू का सफ़ेद फूल तोड़ा, इसे देते हुए कहा था, अच्छा ये ले लो, ये नहीं है। इसकी जल्दी पर मुस्कुराते हुए वो फूल ले लिया था। हाथी ने दोबारा इधर उधर देखा, इससे ज़्यादा और तेज से भिंडी के पौधे से जर्द फूल तोड़ा जो कि दरमियान से सुर्ख हो रहा था। जल्दी से इसे दिया। वो उसकी इस कदर तेजी देखकर कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। इसके गालों पर पड़ता डिम्पल बड़ा प्यारा लग रहा था। हाथी से देखकर मुस्कुराया था और फूलों को देखते बोला था, ये दुनिया ही हर चीज़ के बारे में गलत अंदाज़ा लगाती रहती है। अब खुद सोचो, ये तोड़ी ना होती कि जिसे पीला फूल दिया है इसे नफरत हो। इसको सफ़ेद देने से दोस्ती थोड़ी ना हो जाती है। बस कोई अच्छा लगता है तो हम इसे दे देते हैं, लाजमी तो नहीं है ना कि दोस्त को दिया जाए। इस फूल का क्या मतलब हुआ? इसने भिंडी के फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जो कि बाहर से जर्द रंग का था, दरमियान से सुर्ख रंग का था। क्या ये कभी ये भी हुआ है कि मोहब्बत और नफरत एक साथ मौजूद हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि बैक वक्त एक ही शख्स से मोहब्बत की जाए और नफरत भी। फूल तो अल्लाह ताला की खूबसूरत नेमत है। दुनिया की बातों पर ध्यान दिया जाए तो फिर वो उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि समझ आ कि इसने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। फिर उन्होंने कुछ देर घूमते और बातें करने के बाद ट्यूबवेल के ठंडे पानी से हाथ धोया। फिर वह अपने घर की तरफ चल दिए थे। हाथी नूर को बिस्टी बातें बता रही थी और वो दोनों बातें करते घर में दाखिल होते। इसी वक्त हाथी को किसी बात पर नूर ने कहकर लगाया था। हाथी खुद भी हंस दिया था। जब आमना बेगम और सपना बेगम ने देखा तो दोनों ने बैग वक्त इनकी दाएं खुशियों की दुआ की थी, जबकि हनान अली ने शुक्र अदा किया क्योंकि इतने अरसे बाद इस तरह से अच्छा लग रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियों की रिमझिम होने लगी थी जो कि बेहद अच्छी लग रही थी। दी एंड। सो डियर रीडर्स, द नॉवल खुशियों की रिमझिम इसके राइटर है
رابعہ رشید نووا ناول جو ہے وہ نارمل سا تھا، مطلب کوئی ایسا مار دھار والا کچھ بھی نہیں تھا، اچھا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔